अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने केपी के ग्रेड 11 बायोलॉजी का कोर्स शुरू किया है। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का कोर्स हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 पे हम पहुंच गए हैं, जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। और चैप्टर नंबर 8 में ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों ने डिस्कशन की है ओरिजिन ऑफ प्लांट्स के हवाले से, प्लांट्स कहाँ से आ गई। लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों ने डिस्कस की है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स के हवाले से कि प्लांट्स होते क्या है, उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों ने डिस्कशन की है एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के हवाले से। मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया था कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स क्या होता है और उसका एवोल्यूशन कैसे हो गया। लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों ने डिस्कशन की है नॉन वैस्कुलर प्लांट्स के हवाले से। मैंने बहुत सारी बातें नॉन वैस्कुलर प्लांट्स के अंदर आप लोगों को बताई थी और बार बार जिक्र किया था कि हम लेक्चर नंबर 5 में इसको समझेंगे। तो वो वाले लेक्चर की अगर समझ नहीं आई है, आप लोग गौर से सुन ले, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि तमाम प्लांट्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक को हम बोलते हैं नॉन वैस्कुलर प्लांट्स और दूसरे को हम बोलते हैं वैस्कुलर प्लांट्स। हमने डिस्कशन पिछले लेक्चर में नॉन वैस्कुलर प्लांट्स के हवाले से की, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अभी हमने ये देखना है कि ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं या ये जो नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, ये अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करते हैं। इसका लाइफ साइकिल में जो गेमेटोफाइट जनरेशन होते हैं और स्पोरोफाइट जनरेशन होते हैं, वो कैसे होते हैं और वो अपना पूरे का पूरा डेवलपमेंट कैसे कर रहे होते हैं। हमने क्या करना है, हमने लाइफ साइकिल ऑफ नॉन वैस्कुलर प्लांट्स पढ़ना है। दूसरे अल्फाज में आप लोग बोले लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स पढ़ना है, या तीसरे अल्फाज में आप लोग डिस्कस कर ले कि हमने लाइफ साइकिल ऑफ मोस डिस्कस करना है। इसी वजह से आप लोगों की बुक में लिखा है द लाइफ साइकिल ऑफ मोस, या अगर मैं इसको वापस नाम दे देता हूं, मैं बोलता हूं द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स हम पढ़ेंगे। कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। अगेन मैं बता देता हूं कि मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा, जिस तरह हर लेक्चर के अंदर मैं कर रहा हूं। अगर इनकेस आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, मेरे से आप लोग मैसेज में भी पूछ सकते हैं। मेरे पेड लेक्चर्स भी आप लोग जो नोट्स वाले हैं वो अटेंड कर सकते हैं, वो आप लोग की अपनी मर्जी, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ बुक की टेक्स्ट को रीड करूंगा। गौर से देखना है, ब्रायोफाइट्स का, मोस का या नॉन वेस्कुलर प्लांट्स का हमने लाइफ साइकिल देखना है कि क्या होता है, कैसे होता है। Life cycle of a moss. Life history may be studied by referring to Faunaria or Polytrichum. ये तो आसान सा सेंटेंस है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि हमने अगर मोस का, ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल स्टडी करना है तो ऐसा करते हैं कि हम फेवनेरिया या पॉलीट्राइकम, जो कि असल में ब्रायोफाइट्स के मेंबर्स के नेम से, प्लांट्स के नेम से, उनको रेफर करते हैं, उनको सामने ले आते हैं और उसके डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। तो जब हम फेवनेरिया और पॉलीट्राइकम का लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम मोस का लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं। अगर हम मोस का लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि हम ब्रायोफाइट्स का या नॉन वेस्कुलर प्लांट्स का लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं। तो ये एक मॉडल प्लांट हम लेते हैं, यहां से इनका लाइफ साइकिल समझना शुरू कर देते हैं। ये आप लोगों के सामने फेवनेरिया नजर आ रहा है, ये मेरे ख्याल में पॉलीट्राइकम है, ये नजर आ रहा है। ऐसे ही छोटे से प्लांट्स होते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस में पाए जाते हैं। मोस अकर्स मोस्ट कॉमनली इन ओल्ड डैम्प वॉल्स, ट्रंक ऑफ ट्रीज and on damp grounds during the rainy season, while in winter it is seen to dry up. तो ये वाले जो सेंटेंस है, ये मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कॉमनली मॉस कहाँ पाए जाते हैं। ये हमेशा डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं। डैम्प प्लेसेस का मतलब मॉइस्ट प्लेसेस में, जहां पर नमी हो, जहां पर थोड़ा सा पानी मौजूद हो। ओल्ड वॉल्स के ऊपर या तो अटैच होंगे, या कहीं ट्री के ब्रांच के ऊपर ये ग्रो कर रहे होते हैं, या कोई ग्राउंड है, जमीन के ऊपर है, लेकिन जहां पर मॉइस्चर मौजूद हो, थोड़ा बहुत पानी मौजूद हो। और जब भी विंटर्स आ जाते हैं तो ये खत्म हो जाते हैं, ये ड्राई हो जाते हैं, हमें फिर कॉमनली नजर नहीं आते। तो पूरा लाइन याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइट्स या मॉस कहाँ पाए जाते हैं। मॉइस्ट प्लेसेस में पाए जाते हैं जहां पर थोड़ा सा वाटर मौजूद हो। It is gregarious in habit where it grows
it forms a green patch or a soft velvet like green carpet. लिखा है कि ये ग्रेगेरियस इनहैबिट है। इसका मतलब हो गया कि ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। जब भी एक प्लांट मौजूद हो तो ये इकट्ठे रहना पसंद करते हैं, बहुत सारे क्लस्टर के फॉर्म में, बंच के फॉर्म में ये रहना पसंद करते हैं। इसी वजह से जब बहुत सारे मॉस इकट्ठे हो जाए तो वहां पर जमीन के ऊपर एक ग्रीन पैच बन जाता है, सॉफ्ट वेलवेट लाइक एरिया बन जाता है, जैसे बंदे ने कारपेट बिछाया हो। इसी वजह से आप लोग ये पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि बाकायदा एक ग्रेगेरियस एनवायरनमेंट बना है, यहाँ पर एक कार्पेटेड एनवायरनमेंट बना है। तो इनकी आदत है एक साथ रहना। The moss plant is small, about 2.5 centimeter or so in height, and consists of short axes with spirally arranged minute green leaves which are crowded towards the apex. True roots are absent. ये वाला जो लाइन है ये मेरे ख्याल में कि पिछले लेक्चर में ऐड करना चाहिए। ये वाला लाइन भी पिछले लेक्चर में लेके जाना चाहिए और ये वाला लाइन भी पिछले टॉपिक के अंदर हमें लेके जाना चाहिए। इस वाले लाइन के अंदर आपको बताया जा रहा है कि मॉस की जो बॉडी है वो स्मॉल है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं और पिछले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि छोटे छोटे से होते हैं। लिखा है कि 2.5 सेंटीमीटर इसका हाइट है। अपने सामने अभी स्केल उठाए और 2.5 सेंटीमीटर लिख के उसमें देख ले, छोटा सा प्लांट होगा, ऑलमोस्ट आप समझे कि इतने साइज का ये प्लांट नजर आ रहा होगा। एंड कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट एक्सिस विद स्पाइरली अरेंज लीव्स। अगर मैं आपको यहां पर एक पिक्चर दिखाऊंगा तो इस पिक्चर में आप लोग देख ले, ये लीव्स आपको नजर आ रहे हैं, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होते हैं इसके एक्सिस के ऊपर, या दूसरे अल्फाज में इसके स्टेम के ऊपर। स्पाइरली अरेंज्ड का मतलब कि एक लीफ ये है तो ये एक ये है, 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 तो ये इसी अंदाज में क्या होते हैं, इनके लीव्स अरेंज्ड होते हैं। माइन्यूट है, छोटे छोटे लीव्स होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं। क्राउडेड टुवर्ड्स एपिक्स का मतलब कि ऊपर की तरफ इन सारे के सारे लीव्स ने क्या किया होता है, फेस किया होता है। सो यहां पर इस डायग्राम में आप लोगों को क्लियरली छोटे छोटे लीव्स नजर आ रहे हैं। ज्यादा फोकस आप लोग इस पे कर सकते हैं और सारे लीव्स ने क्या किया है, अपवर्ड फेस कर दिया है। वो यहां पर मैंने क्या कर दिया, जरा ज्यादा जूम इन कर दिया है। ट्रू रूट्स आर एब्सेंट। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इनकी बॉडी थैलस होती है, यहां पर कोई लीव्स नहीं होते, इनमें राइजाइड्स होते हैं। रूट्स की जगह आप लोग डिस्कस करेंगे, यहां पर राइजाइड्स है तो यहां पर आपको राइजाइड्स नजर आ रहे हैं। It bears a numbers of slender multicellular branching rhizoids which perform the function of roots। ये वाला सेंटेंस मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था और अभी भी आप लोगों को बताया है कि इंस्टेड ऑफ रूट्स इसके अंदर राइजाइड्स होते हैं। राइजाइड्स आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये कैसे स्ट्रक्चर हैं। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं और इनका काम होता है वाटर और मिनरल्स को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। बिल्कुल रूट्स की तरह दिखते हैं लेकिन हम इनको राइजाइड्स नाम देंगे। द एक्सिस में भी ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। इस स्टेम की बात कर रहे हैं कि इनके स्टेम में कभी कभार ब्रांचेस भी मौजूद होते हैं और कभी कभार ब्रांचेस होते भी नहीं है। जिस तरह यहां पर आपको कोई ब्रांच नजर नहीं आ रहा, ये अलग प्लांट है और ये अलग प्लांट है, तो मैं बोलूंगा कि यहां पर जो इसका एक्सिस है या यहां पर जो इनका स्टेम है वो अनब्रांच्ड है। रिप्रोडक्शन। अब ये वाला जो लाइन है ये मैं हाइड कर देता हूं और जो ऊपर वाले लाइंस है वो मैं समझाने की कोशिश कर देता हूं, रिवाइज करने की कोशिश कर देता हूं कि क्यों टॉपिक के अंदर दिए गए हैं। हमारा असल में जो टॉपिक चल रहा है वो इस लेक्चर में लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस है या लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स हमने पढ़ना है। लेकिन इतने सारे लाइंस लिखने का जो पर्पस था वो क्या था, क्योंकि इसमें लाइफ साइकिल की कोई बात नहीं हो रही। ये असल में आपको मॉस या ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे थे या इंट्रोडक्शन बता रहे थे जो पिछले लेक्चर के अंदर होने चाहिए। मोस क्या होते हैं आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये ऐसे प्लांट होते हैं जो हमेशा डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस में पाए जाते हैं। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा सोशल है, ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। जब भी ये कहीं मौजूद हो तो वहाँ पर हमें ग्रीनिश कारपेट नज़र आ रहा होता है। ये ऐसे प्लांट है जो इंतहाई ज़्यादा छोटे होते हैं, छोटा सा इसका हाइट होता है और इनके बाकायदा लीव्स मौजूद होते हैं। वो लीव स्टेम के साथ स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। रूट्स इसमें एब्सेंट है लेकिन रूट्स की जगह इसमें राइजाइड्स है जो कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल रूट की तरह काम करते हैं। इनके स्टेम को अगर देखा जाए तो वो क्या होगा, वो ब्रांच्ड होगा या अनब्रांच्ड होगा। अब यहां पर मैं एक बात बताता चलूं कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था और अभी भी जिक्र किया है कि इनकी बॉडी थैलस है।
यहाँ पर कोई स्टेम नहीं है, यहाँ पर कोई लीव्स नहीं है, यहाँ पर कोई रूट्स नहीं है। तो ये जो आप लोगों को ग्रीनिश नजर आ रहे हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो एक्सिस नजर आ रहा है स्लेंडर, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए हम बताते हैं, इसी वजह से लिखा है कि द एक्सिस में भी ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड। इसका मतलब हो गया कि इनका जो स्टेम है वो ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। ये तो इसकी इंट्रोडक्शन है कि लाइक हमें पता चल गया है कि ब्रायोफाइट्स कौन से होते हैं एंड सो ऑन। अब आते हैं और इनका लाइफ साइकिल समझते हैं कि लाइफ साइकिल ये अपना कैसे कंप्लीट करते हैं। द मोस्ट प्लांट इज गेमेटोफाइट, i.e. it bears gametes and reproduces by sexual method। लिखा है कि जो ब्रायोफाइट की बॉडी है, जो बार बार मैं आप लोगों को बताता हूं, वो डोमिनेंट जनरेशन इसमें कौन सा होता है, गेमेटोफाइट जनरेशन होता है। सो इस सेंटेंस के अंदर यह बताया जा रहा है कि द मोस्ट प्लांट इज गेमेटोफाइट। दूसरे अल्फाज में यह बताया जा रहा है कि गेमेटोफाइट इज आर डोमिनेंट जनरेशन। डोमिनेंट जनरेशन का मतलब प्रोमिनेंट जनरेशन, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, अपनी सर्वाइवल खुद कर रहा होता है। तो इस पिक्चर के अंदर ये वाला ग्रीन प्लांट, ये वाला ग्रीन प्लांट, ये वाला ग्रीन प्लांट, ये वाला ग्रीन प्लांट, जितने भी आप लोगों को ग्रीन प्लांट्स नजर आ रहे हैं, ये एक एक गेमेटोफाइट जनरेशन है। इस डायग्राम के अंदर जो आप लोगों को ये नजर आ रहा है, ये वाला नजर आ रहा है, ये गेमेटोफाइट जनरेशन है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि गेमेटोफाइट जनरेशन हमेशा क्या करता है, गेमेट्स बनाता है। गेमेट्स का मतलब होता है स्पर्म, गेमेट्स का मतलब होता है एग। ये दोनों गेमेटोफाइट के अंदर बनेंगे। तो इसका मतलब ये वाला भी स्पर्म बनाएगा, एग बना सकता है, और ये भी स्पर्म और एग बना सकता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगा। स्पर्म और एग अभी देखेंगे आप लोग क्या करेंगे। For this purpose, highly differentiated male and female organs are developed at the apex of the shoot। अब हमने ये डिस्कस किया है कि यहां पर ये गेमेटोफाइट जनरेशन है, ये स्पर्म बनाता है, एग बनाता है। ये भी गेमेटोफाइट जनरेशन है, स्पर्म और एग बनाता है। तो क्वेश्चन ये है कि स्पर्म और एग इनके अंदर कहां बनते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर डिस्कस किया है कि स्पर्म और एग बनाने के लिए या गेमेट्स बनाने के लिए बाकायदा यहाँ पर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स में ये मेल और फीमेल गेमेट्स बनेंगे। वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर यहाँ पर इनके टिप्स पे पाए जाते हैं, एपिक्स पे पाए जाते हैं, इस प्लांट बॉडी के यहाँ पर टॉप पे पाए जाते हैं। डिफरेंशिएटेड मीन स्पेशलाइज्ड मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, जो पिछले लेक्चर में हमने जिक्र किया था इसका। The male organ is known as antheridium and the female organ is known as आर्चिगोनियम या आर्किगोनियम। पिछले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, उसको हम बोलते हैं एंथेरिडियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, उसको हम नाम देते हैं आर्किगोनियम या आर्चिगोनियम, जो पिछले लेक्चर में रिपीटेडली आप लोगों ने डिस्कस किया है। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये आप लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को नजर आ रहा है जो आर्चिगोनियम है, और ये आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नजर आ रहा है जो एंथेरिडियम है। मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि मैं पिक्चर्स आप लोगों को दिखाऊंगा। सो आर्चिगोनियम ये है और एंथेरिडियम आप लोगों को ये नजर आ रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ मौजूद होते हैं, तो ये इस प्लांट के पास यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, मौजूद होते हैं। ये हमें ऐसे नेकेड आई की मदद से नजर नहीं आते, ये इंतहाई ज्यादा जूम इन कर दिए हैं मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स बेसिक। These organs are sometimes intermixed with some multicellular hair-like structure known as paraphysis। लिखा है कि ये जो एंथेरिडियम है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये एंथेरिडियम है, ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये एंथेरिडियम है, और ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं एंथेरिडियम है। ये स्ट्रक्चर जो आप लोग देख रहे हैं ये वाला आर्किगोनियम है, ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं आर्चिगोनियम है, ये भी देख रहे हैं ये आर्चिगोनियम है। लिखा है कि ये अक्सर मिक्स हो गए होते हैं कुछ लीव्स के साथ, और उन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर को हम पैराफाइसिस बोलते हैं। तो ये देख ले, ये पैराफाइसिस है, ये वाला 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 पैराफाइसिस है, ये भी है और ये भी है। ये सारे के सारे जो पैराफाइसिस होते हैं ये प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस एंथेरिडियम को, इस एंथेरिडियम को, इसको और इसको, इन सब को प्रोटेक्ट करना है। सो ये यहां मौजूद होंगे, हमें नजर नहीं आते, लेकिन जब हम इसको जूम इन करते हैं तो फिर हमें नजर आते हैं। पैराफाइसिस का आप लोग फायदा डिस्कस करेंगे कि ये मेल सेक्स ऑर्गन को और फीमेल सेक्स ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ताकि स्पर्म और एग हमेशा क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे।
Antheridia and Archegonia may occur together on the same branch or shoot or on two branches of the same plant or on two separate plants. लिखा है कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये दोनों ये कभी कभार सेम प्लांट में मौजूद होंगे। सपोज करते हैं फॉर वाइल के इस प्लांट में ये एंथ्रेडियम है और ये वाला आर्किगोनियम है। ये अगर इनकेस दोनों एक ही प्लांट में हो, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अगर इनकेस एक ही पार्ट में हो, तो ऐसे प्लांट को हम मोनोएशियस प्लांट बोलेंगे। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहां पर मौजूद है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहां पर मौजूद है, तो फिर हम बोलेंगे कि ये वाला डायोशियस प्लांट है। तो इसका मतलब हो गया कि एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम सेम जगहों में भी हो सकते हैं, सेम पार्ट प्लांट में भी हो सकते हैं और अलग अलग में भी हो सकते हैं। अगर एक ही प्लांट में है तो वो मोनोएशियस होगा, लेकिन अगर अलग अलग है तो वो डायोशियस होगा। नेक्स्ट पेज पे बढ़ने से पहले मैं ये वाले पॉइंट्स क्विक रिवाइज कर देता हूं। सो आप लोग डिस्कस करेंगे कि मोस के अंदर या ब्रायोफाइट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो जनरेशन रिस्पॉन्सिबल है उसको हम गेमेटोफाइट जनरेशन बोलते हैं। गेमेटोफाइट जनरेशन इसका ग्रीन होता है, डोमिनेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। इस गेमेटोफाइट जनरेशन के अंदर बाकायदा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एंथ्रेडियम, आर्किगोनियम। ये वाला जो एंथ्रेडियम है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम रिस्पॉन्सिबल होंगे गेमेट्स बनाने के लिए, स्पर्म और एग बनाने के लिए। ये एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम एक ही प्लांट में भी हो सकते हैं। अगर इनकेस एक प्लांट हो तो उस प्लांट को हम मोनोएशियस बोलेंगे, लेकिन दो अलग अलग प्लांट्स में भी हो सकते हैं, एक इधर भी हो सकता है और एक इधर भी हो सकता है, इसी प्लांट को हम डायोशियस प्लांट्स बोलेंगे। चूंकि एंथ्रेडियम का फंक्शन होता है स्पर्म बनाना और आर्किगोनियम का फंक्शन होता है एग बनाना, तो इन दोनों के प्रोटेक्शन के लिए बाकायदा कुछ लीव्स मौजूद होते हैं और उन लीव्स को हम पैराफाइसिस बोलते हैं। जो मैंने आप लोगों को डायग्राम में बताया कि ये वाले सारे के सारे पैराफाइसिस है और ये स्पर्म और एग को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आगे डिस्कस किया है कि द एंथ्रेडियम इज मल्टी सेलुलर शॉर्ट स्टॉक्ड club-shaped body which is filled up with numerous small cells known as enterozoites। ये अब आप लोग एंथ्रेडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि ये बाकायदा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। अगर आप लोग देखेंगे तो पिक्चर में बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, शॉर्ट स्टॉक्ड है। इसके पास यहाँ पर स्टॉक छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। क्लब शेप स्ट्रक्चर है। ऐसे स्ट्रक्चर को या ऐसे शेप को हम क्या नाम देते हैं, क्लब शेप नाम देते हैं। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं। इन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, एंथेरोजॉइड सेल्स नाम देते हैं। मैं आसान अल्फाज में इनको नाम देता हूं कि ये स्पर्म होते हैं। एंथेरोजॉइड सेल्स आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे, क्योंकि एंथ्रेडियम वैसे भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो यहां पर अभी क्या बन रहे हैं, एंथेरोजॉइड सेल्स बन रहे हैं। The entheridium bursts at the apex and enterozoid cells are liberated through it in a mass of mucilage। लिखा है कि जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो, जो कि मैं भी लाइफ साइकिल में समझाऊंगा आप लोगों को, तो यही जो एंथ्रेडियम है इसका टिप जो आपको नजर आ रहा है ये क्या कर जाएगा, ये बर्स्ट कर जाएगा। और जैसे ही टिप बर्स्ट कर जाएगा तो यहां से सारे के सारे जो एंथेरोजॉइड्स है वो यहां से क्या हो जाएंगे, निकल आएंगे, रिलीज हो जाएंगे और उसके पास बाकायदा क्या होगा, म्यूसिलेज होगा। म्यूसिलेज आप समझे कि स्टिकी सब्सटेंस होगा। वो स्टिकी सब्सटेंस इसके प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि एंथेरोजॉइड्स को क्या मिले, उनको बाकायदा वाटर मिले, मॉइस्चर मिले और उनकी क्या हो, सर्वाइवल हो। तो एंथ्रेडियम से एंथेरोजॉइड सेल्स निकल आएंगे, लिबरेट हो जाएंगे जब भी वो एंथ्रेडियम बर्स्ट कर जाएगा। The mucilaginous wall surrounding enterozoid cells dissolve in water and the enterozoids are set free। जैसे ही ये म्यूसिलेज वाले कंटेंट्स बाहर निकल आते हैं तो यहाँ पर वाटर मौजूद होगा, क्योंकि ये वैसे भी मॉइस्ट एरिया में रहते हैं, डैम्प एरिया में रहते हैं जहां पर वाटर हो। तो वो जो म्यूसिलेज है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा और जितने भी सेल्स है एंथेरोजॉइड्स है वो फ्री हो जाएंगे। अब वो जाके आगे पीछे की तरफ क्या करना शुरू कर देंगे, वाटर के अंदर मूव करना शुरू कर देंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर जाएंगे।
दे आर वेरी माइन्यूट इन साइज, स्पाइरली कॉइल्ड एंड बाइसिलिएटेड। ये एंथेरोजोइड या स्पर्म की बात कर रहे हैं कि अगर इनके डायग्राम को देखा जाए तो ये स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। इसका मतलब हो गया कि स्पर्म का जो शेप है वो कुछ इस अंदाज में होता है, छोटे छोटे से होते हैं। बाइसिलिएटेड का मतलब इनके पास यहाँ पर दो दो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे या दो दो सिलिया मौजूद होंगे। आफ्टर लिबरेशन दे स्विम इन वाटर दैट कलेक्ट एट द एपिक्स ऑफ द मॉस आफ्टर रेन। ये वाटर के अंदर, रेन वाटर के अंदर ये क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं सिलिया की मदद से या फ्लैजिला की मदद से। और कहाँ की तरफ चले जाते हैं, प्लांट के पास चले जाते हैं और वहां पर प्लांट के साथ अपने आप को अटैच कर देते हैं। मैं पूरा डायग्राम अभी एंड पे दिखाऊंगा, वो अलग से समझाऊंगा। The archegonium is also multicellular body, but it is flask shaped in appearance. अगर इनके इस एंथ्रीडियम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे बात आ जाए तो आप लोग ये सारे के सारे सेंटेंसेस लिखेंगे। यहां से डिस्कशन अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की शुरू हो गई है। द आर्किगोनियम इज अ मल्टीसेलुलर बॉडी। सो जिस तरह एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मल्टीसेलुलर था, ये भी मल्टीसेलुलर होता है, लेकिन वो क्लब शेप स्ट्रक्चर था और ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है। इसका जो अपीयरेंस है वो ये वाला है। फ्लास्क मीन ऐसे अंदाज में ये स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रहा है। ये देख ले, ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये वाला क्या है, ये एक आर्किगोनियम है। ये वाला आप लोगों को नजर आ रहा है दूसरा आर्किगोनियम है, और ये वाला आप लोगों को नजर आ रहा है तीसरा आर्किगोनियम है। इट इज प्रोवाइडेड विद अ शॉर्ट मल्टीसेलुलर स्टॉक एंड कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन। लिखा है कि इसके पास भी यहां पर एक छोटा सा स्टॉक होगा अटैच होने के लिए, जिस तरह उसके पास एक छोटा सा स्टॉक था अटैच होने के लिए, इसके पास भी एक छोटा सा क्या होता है, मल्टीसेलुलर स्टॉक होता है। एंड इसके दो पार्ट्स होंगे। The lower solan portion is known as venter and the upper tube-like portion is called neck. ये जो इसका enlarged portion है, ये वाला, ये देख लीजिए, ये वाले पार्ट को हम नाम देते हैं वेंटर, और ये जो स्ट्रेट एरिया नजर आ रहा है ये वाला, इसको हम नाम देते हैं नेक। इसके दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, वेंटर है और दूसरा क्या होगा, नेक होगा। अगर मैं पेपर में डायग्राम बनाना चाहूं तो मैं बोलूंगा कि ये जो इनलार्ज पोर्शन है, दिस वन इज वेंटर, और ये जो आप लोगों को स्ट्रेट पोर्शन नजर आ रहा है, दिस वन यू नीड टू रिमेंबर इज कॉल्ड क्या, नेक। इसको हम क्या बोलते हैं, नेक नाम देते हैं। द नेक इज लॉन्ग, नैरो एंड स्ट्रेट। डायग्राम में आप लोग देख ले कि ये वाला नेक स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग है, और लॉन्ग होने के साथ साथ स्ट्रेट क्या है, एक स्ट्रक्चर होता है। विद इन द वेंटर देयर लाइज अ लार्ज सेल विच इज द ओवम या एग सेल या ओस्फेयर या फीमेल गिमेट। ये अगर आप लोग वहां पर ऊपर वाला डायग्राम देखे तो वहां आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या मौजूद होते हैं, एंथेरोजोइड्स मौजूद होते हैं जो स्पर्म है असल में। और यहां डिस्कस किया है कि विंटर के अंदर अगर देखा जाए, इस जगह के अंदर देखा जाए तो एक लार्ज ओम मौजूद होता है, या दूसरे अल्फाज में आप लोग बोले एग मौजूद है, या बोले फीमेल गेमेट, एक ही बात है। ये रेड कलर का आप लोगों को एग नजर आ रहा है या ओम नजर आ रहा है, ये मौजूद है। Above this lies a small ventral canal cell and higher up in the neck there are few neck canal cells. So ये जो neck है, ये जिन सेल से बना है उन सेल्स को हम बोलते हैं नेक कैनाल सेल्स, और यहां पर जो आप लोगों को ये वाले सेल्स नजर आ रहे हैं ये वेंटर कैनाल सेल्स होंगे, जो कि जरूरी नहीं है समझना, कोई मसला नहीं है। Except the ovum, other cells mentioned above are functionless and soon get disorganized. लिखा है सिर्फ और सिर्फ इस रेड सेल्स के अलावा बाकी सारों की डेथ हो जाएगी। ये जो वेंट्रल कैनाल सेल्स होते हैं और जो नेक कैनाल सेल्स होते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है। रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ ओवम की जरूरत है और ओवम ही रिक्वायर्ड होता है। The neck at first remains closed at the apex by a sort of lid, but as the archegonium mature, the lid opens and allow the antherozoid to enter and pass through it. लिखा है कि ये वाला जो आप लोगों को नेक नजर आ रहा है, ये नेक नॉर्मली बंद होता है, ये एक लेड यहां पर मौजूद होता है।
एपिक्स इसका क्लोज रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन जैसे जैसे ये आर्कोगोनियम मैच्योर हो जाएगा, तो आर्कोगोनियम मैच्योर होने से ये लेड ब्रेक कर जाएगा, ओपन हो जाएगा, और वहां से जो एंथेरोजॉइड अभी निकल आए थे, जो कि सिलिया की मदद से, बाइसिलिएटेड की मदद से, बाइसिलिया की मदद से मूवमेंट कर रहे थे, वो यहां पर क्या हो जाएंगे, रेन वाटर के साथ वहां मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। The egg and sperm fuse to form zygote which develop into sporophyte। यही जो एग स्पर्म है ये आ जाएगा और एग के साथ क्या हो जाएगा, यूनाइट हो जाएगा, और इधर ही क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस कौन सा है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं रिमाइंडर दे देता हूं, मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। अगर आप लोगों को फील हो रहा है कि मुश्किल है तो फिर मुझे कमेंट्स में बताएंगे। मेरा पर्पस है लाइन बाय लाइन समझाना। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझना है तो आप लोग मेरी पेड क्लासेस भी ले सकते हैं। सो वहां पर जो मेल स्पर्म है वो एग के साथ क्या कर देता है, जाइगोट बना देता है। The sporophyte plant produce haploid spore by meiosis। ये जो जाइगोट है इससे अब स्पोरोफाइट बन जाएगा, जो अभी मैं नेक्स्ट डायग्राम में दिखाऊंगा, और वो क्या बना देता है, स्पोर्स बना देता है। The spore gave rise to new gametophyte plant, example of this moss or Furnarian polytrichum। ये आसान सा है, आखिरी लाइन में समझाता हूं। अब ये जो जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई है, अगर इनकेस इसकी समझ नहीं आई तो आप लोग ये लास्ट डायग्राम देख ले, बस लेक्चर अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा और टॉपिक भी समझ आ जाएगी। जितनी बातें हमने लाइन बाय लाइन समझी है, अभी वही बातें हम सारी इस डायग्राम में समझ लेते हैं। सो ये वाला आप लोगों को ब्रायोफाइट नजर आ रहा है, दिस वन इज ब्रायोफाइट। और ये इस ब्रायोफाइट को अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो ये इसका गेमेटोफाइट जनरेशन है। एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि ब्रायोफाइट का जो गेमेटोफाइट जनरेशन है वो हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो यहां पर इस वजह से लिखा है कि ये हैप्लॉइड है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। इसके अंदर अगर देखा जाए तो यहां पर एपिक्स में एंथेरिडियम और आर्किगोनियम मौजूद होंगे। सो एंथेरिडियम के अंदर आप लोग देख ले, यहां पर हैप्लॉइड स्पर्म बन गए हैं, और आर्किगोनियम के अंदर आप लोग देखेंगे यहां पर एक एग फॉर्म हो गया है। ये भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, और स्पर्म भी आप लोग डिस्कस करेंगे हैप्लॉइड होंगे। स्पर्म के पास आप लोग याद रखेंगे कि टू सिलिया या टू फ्लेजिला मौजूद होते हैं, स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। यही स्पर्म वाटर के साथ मूव कर जाते हैं, और आप लोग देख ले नेक की मदद से क्या हो जाएंगे, यहां पर मूव करते करते यहां पर एग के पास पहुंच जाएंगे। जैसे ही ये एग के पास पहुंच जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन अकर हो जाएगा, और दूसरे अल्फाज में आप लोग बोलेंगे यहां पर जाइगोट बन जाएगा। तो ये देख ले, ये क्या बन गया है, जाइगोट बन गया है। अब ये जो जाइगोट है ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ग्रो करते करते आहिस्ता आहिस्ता एक प्लांट बना देगा, और आप लोग डायग्राम में यहां पर देख ले, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को जो ब्राउन कलर का है इसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन। ये आप लोगों को स्पोरोफाइट नजर आ रहा है। तो मैं बार बार जो बोलता था कि गेमेटोफाइट डोमिनेंट है, ये ग्रीन कलर का आप लोग देख ले फोटोसिंथेटिक है, अपनी सर्वाइवल खुद कर रहा है, और उसके ऊपर आप लोग देख ले स्पोरोफाइट जनरेशन मौजूद है। ये वाला स्पोरोफाइट जनरेशन आप लोग देख रहे हैं। स्पोरोफाइट हमेशा क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। सो मैं बोल सकता हूं कि इस गेमेटोफाइट ने ये स्पोरोफाइट बना दिया है। अब यही जो स्पोरोफाइट है ये क्या करेगा, ये आप डिस्कस करेंगे कि स्पोर्स बना देगा मियोसिस की मदद से। ये एरो गलत है, स्पोर बना देगा मियोसिस की मदद से, इस डायरेक्शन की तरफ ये एरो कर दे। सो जब भी मियोसिस की मदद से स्पोर्स बनेंगे, वही स्पोर्स नीचे सॉइल जमीन के ऊपर फॉल कर जाएंगे। ये सारे के सारे स्पोर्स फॉल कर गए हैं, और वहां पर क्या बना देंगे, गेमेटोफाइट जनरेशन बना देंगे। सो गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। स्पोरोफाइट क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, इसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। मेरे ख्याल में कि समझ आ गई होगी, लेकिन जिन जिन चीज़ों की समझ नहीं आ रही उसके लिए मैं अपने आप को ब्लेम नहीं कर रहा। असल में मैं लाइन बाय लाइन समझा रहा हूं, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे बताने का दिल करता है, लेकिन वो मैं स्किप कर देता हूं। इस डायग्राम के अंदर बहुत सारी हिडन इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो बस फिर मैं काफ़ी थक जाता हूं लेक्चर के एंड पे। तो वो मैं अगर अपनी मर्जी से हो तो फिर तो बंदा लिखता है इधर उधर, तो वो हो जाता है, लेकिन लाइन बाय लाइन बस इतना काफ़ी है। और जहां जहां मसला है वो मेरे से पूछ ले।
लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोग ज़रूर कर ले, कमेंट्स में भी मुझे इन्फॉर्म कर दे, और मेरी पेड क्लासेस भी आप लोग ले सकते हैं, एमडी कैट की क्लासेस भी मेरे आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।